अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक डेटाबेस क्या होता है। तो हमारा बेसिकली इस पूरी सीरीज़ का गोल होगा कि एसक्यूएल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना। एसक्यूएल को सीखने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है? और एसक्यूएल को हम लोग डेटाबेस के अंदर यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से कि डाटा क्या होता है, डाटा की डेफिनेशन से। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने स्टोर करनी होती है ना, जो पर्टिकुलर डाटा हमारे इन्वायरमेंट से हम गैदर सर्वेज वगैरह से इंटरव्यूज कंडक्ट करके गैदर करते हैं, जो रॉ फॉर्म के अंदर होता है, अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता। हम लोग जिस तरीके से अभी देखते हैं ना कि हमारे कॉलेज के अंदर हम लोग अगर पूछें कि मेल पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है या फीमेल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है कि 50% या 60% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस्ड फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम लोग वो एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैलकुलेट करें, वो हमारे पास जो एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा ना, जिसके अंदर हम लोगों ने हर स्टूडेंट के साथ मेल या फीमेल लिखा होगा, वो हमारा डाटा होगा जो कि रॉ फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने उसे प्रोसेस नहीं किया। अगर उसे हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया, वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गया। तो फिर जितने भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा को ही हम लोगों ने स्टोर करना होता है अपने डेटाबेस के अंदर, और उसके थ्रू हम लोग कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? कोई नाम हो सकते हैं, एडमिशन की डेट्स हो सकती हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस हो सकती हैं, या कुछ भी और हमारा डाटा की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। या तो हम लोग उसको टेबल्स के फॉर्म के अंदर, जो कि हम लोग डेटाबेस के अंदर कर रहे होते हैं, टेबल्स फॉर्म के अंदर, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग उस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अगर हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करें तो इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह का डाटा जो सा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेटाबेस की तरफ के डेटाबेस क्या है। जो हम लोगों ने पहले डाटा को डिस्कस कर लिया है, डाटा को ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने अगर रख लिया है ना, वो हमारे पास क्या होगा? एक डेटाबेस बन जाएगा। डाटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के ऊपर, एसएसडी के ऊपर हम लोगों ने उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके रख लेना है डाटा को, कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये डाटा होगा। कह लें स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का नेम, उसकी आईडी, उसका एडमिशन डेट, उसके ग्रेड्स, मार्क्स, कोर्सेज इनरोल्ड, सारा कुछ हमारे पास उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर टेबल्स फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेंगे ऑर्गेनाइज करके, ठीक है? ये हम लोग डेटाबेस के अंदर कर लेते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं यही डेटाबेस है कि कलेक्शन, जो जितना भी ऑर्गेनाइज डाटा की कलेक्शन होगी ना, वो सारी हमारी डेटाबेस है। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स जो से एक यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर है, वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, डेटाबेस होता है वो। और टेबल्स की फॉर्म के अंदर हम लोग डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं। टेबल्स को इन डेप्थ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल से डाटा को किस तरीके से रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे कर रहे होते हैं या अपडेट कैसे कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे भी कि टेबल्स के अंदर किस तरीके से सारा काम हम लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट जो सा हमारे पास पॉइंट है वो है डेटाबेस और फाइल सिस्टम का जो डिफरेंस है। फाइल सिस्टम बेसिकली होता ये था कि डेटाबेसिस से पहले मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम यूज़ किए जाते थे, ठीक है? पहले तो वही रजिस्टर वाला ख़तो किताबत वाला काम, यानी कि हम लोगों ने हर स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेने आया उसका सारा डाटा एक रजिस्टर के ऊपर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आया, उसका भी डाटा हम लोगों ने रजिस्टर के ऊपर लिख लिया, सो ऑन सो फोर्थ। अब ये जो उनसे फाइल्स वाला सिस्टम था ना, ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो जाता था। अगर 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं एक ही कॉलेज के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर यानी कि कह लें आप एक लाइब्रेरी है, एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एक क्लरिकल सिस्टम है। हर एक के पास जो डाटा की इंडिविजुअल कॉपीज़ होती थी अपने अपने पास। अगर किसी ने भी उस डाटा के अंदर रद्दोबदल की है तो ये होता था कि बाकी सारों के पास तो रद्दोबदल हुई नहीं है, तो वो डाटा की इनकन्सिस्टेंसी हो जाती थी। एक से ज़्यादा दफ़ा सेम डाटा पड़ा होता था तो डाटा रिडंडेंट हो जाता था। तो काफ़ी सारे इस टाइप के मसले मसाइल होते थे। उसके बाद उन जो फाइल्स से डाटा को रिट्रीव करके दिखाना, वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और एफर्ट्स वाला काम होता था।
सिमिलरली जिस टाइम हमारे पास आ गया कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम, उनके अंदर भी ये होता था कि इंडिविजुअल फाइल्स पड़ी होती थी हर किसी के पास, तो इनकन्सिस्टेंसी और रिडंडेंसी वाला जो सा मसला था अभी भी हल हुआ नहीं था। इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि जो डाटा हमारा रिडंडेंट ना हो, बस एक दफ़ा पड़ा हो, इनकन्सिस्टेंट ना हो, ठीक एक्यूरेट डाटा हमारे पास पड़ा हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या किया, डाटाबेसिस को यूज़ करना स्टार्ट किया। डाटाबेसिस बने। डाटाबेसिस के अंदर होता क्या है कि हमारा जो सारा डाटा था ना, जो हमारे पास इंडिविजुअल हर एक के पास अलग अलग डाटा पड़ा होता था, अलग अलग फाइल्स पड़ी होती थी, उसके बजाय एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, एक सेंट्रल कंप्यूटर कह लें, सर्वर के ऊपर हम लोग सारा डाटा स्टोर कर देते थे। अब उससे ये होता है कि जितने भी हमारे मल्टीपल जो यूजर्स हैं ना, वो उस सेंट्रल स्टोरेज पे पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर लेते थे, एक्सेस कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं। ठीक है, अब भी डाटाबेसेस जो उनसे हैं एडवांस लेवल के डाटाबेसेस यूज़ किए जाते हैं। अब इन डाटाबेसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ही जगह पर सेंट्रल स्टोरेज है, उधर ही हम लोगों ने अगर डाटा के साथ कोई मैनिपुलेशन की, तो फिर हमारे पास जितने भी यूज़र्स उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो सारे हमारे डायरेक्टली अपना डेटाबेस वाले डाटा को एक्सेस करेंगे, जो कि कंसिस्टेंट डाटा है हमारे पास। ठीक है, उस वजह से हमारे पास डाटा की जो सी इनकन्सिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई। अब डाटा हमारे पास एक ही डाटा मल्टीपल साइट्स पर नहीं पड़ा हुआ, एक सेंट्रल स्टोरेज पे पड़ा हुआ है, तो डाटा रिडंडेंसी की भी जो सी हमारे प्रॉब्लम थी वो एलिमिनेट होगी। उसके बाद कंकरेंटली हम लोग मल्टीपल यूजर्स डाटा को एक्सेस भी कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम, तो डाटा की कंकरेंसी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी डाटाबेसिस के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब डेटाबेसिस तो आपको समझ आ गया, आपको आइडिया हो गया डेटाबेसिस क्या होते हैं। डेटाबेसिस को मैनिपुलेट करना, उनके अंदर डाटा को स्टोर करना, उनके अंदर से डाटा को रिट्रीव करना, जो डेटाबेसिस ऑलरेडी डाटा स्टोर कर चुके हैं, किया हुआ है हम लोगों ने उनके अंदर डाटा स्टोर, उनको अपडेट करना या डिलीट करना हो, तो फिर हम लोग कोई सिस्टम को, किसी सिस्टम को सीख करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने अगर अपने विंडोज़ के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर भी कोई डाटा मैनिपुलेट करना होता है, हम लोग विंडोज़ के थ्रू, एक इंटरफेस के थ्रू हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से एक मैनेजमेंट का सिस्टम हमारा पूरा बना हुआ है, जिसको जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपने डाटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं और मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। अब जो उनसे पॉपुलर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, एंड सो ऑन, और भी कुछ हैं जो एडवांस लेवल के हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। तो इनके अंदर यही काम होता है, हम लोगों ने डाटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट करना होता है। अब ये काम जो उनसे कुछ हमारे पास अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस भी आ गए हैं डेटाबेसिस के अंदर, जिनके थ्रू हमें एसक्यूएल को यूज़ किए बगैर भी हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एसक्यूएल को लर्न करना है, और एसक्यूएल के थ्रू ये जो सी क्यूरीज हैं बाकायदा किस तरीके से लिखते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, इंसर्ट डाटा करने के लिए, उसके बाद डाटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट की क्यूरीज होती हैं वो लिखना, उसके बाद अपडेट किस तरीके से डाटा को करना है और डिलीट किस तरीके से करना है डाटा को, वो सारा हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिलेशनल डाटाबेसेस। हमारे जो उनसे मोस्टली अब यूज़ हो रहे होते हैं, कॉमनली यूज जो उनसे डाटाबेस और मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेसेस हैं, वो रिलेशनल डाटाबेसेस हैं। इनके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो टेबल के रिलेशंस होते हैं, टेबल्स या रिलेशंस के तौर पे हम लोगों ने लिख लिया होता है। अब टेबल या रिलेशंस क्या है, अब एक स्टूडेंट है, वो मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल कर सकते हैं, तो फिर हम लोग स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान एक रिलेशन कायम कर देंगे प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में। ठीक है, अब जो प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ हैं, इनको भी फर्दर जाकर हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ होते क्या हैं। वैसे अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं कहूँ तो फिर ये है कि जो हमारी प्राइमरी की है ना, वो हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आपके कॉलेजेस के अंदर हमें रोल नंबर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। हमें अगर कह दिया जाए कि रोल नंबर 5 या रोल नंबर जो भी हमारा रोल नंबर पर्टिकुलर हो, यूनिक आइडेंटिफायर हमें दिया गया हो,
तो उससे हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर कह लें IT07 आ जाए, तो अब उसमें ये होगा कि IT का जो सा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 7 है वो आ जाए, वो हमारा एक प्राइमरी की बन सकती है। उसके बाद फॉरेन कीज को अगर मैं सिंपली कहूँ तो एक पेरेंट टेबल होता है जिसके अंदर प्राइमरी की होती है, कह लें स्टूडेंट आईडी इसकी प्राइमरी की होगी या स्टूडेंट रोल नंबर इसका प्राइमरी की हो गया। अब कोर्स टेबल के अंदर हमारे पास जो सा स्टूडेंट आईडी की ही एक एट्रीब्यूट ले लिया जाता है। अब इस चीज़ को समझना फिलहाल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि स्टूडेंट टेबल की क्या प्राइमरी की है, एट्रीब्यूट क्या होती है। इन चीज़ों को फर्दर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ को, क्योंकि मेन हमारा जो जिस टाइम रिलेशनल डाटाबेसिस के अंदर काम होता है वो प्राइमरी एंड फॉरेन की बेस पर ही होता है। ठीक है, तो हम लोग वो फॉरेन की ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने रिलेट करना होता है। यानी कि हमारे पास कोर्स के साथ जो जब हम लोगों ने कोर्स का डाटा स्टोर करना होगा ना, साथ हम मेंशन कर देंगे कि स्टूडेंट की ये आईडी थी जिसने इस कोर्स को इनरोल किया। या फिर हम लोग कह लेते हैं किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को जनरेट करने वाले कस्टमर की ये आईडी थी। तो वो हमारा जो सारा काम होगा वो फॉरेन की और प्राइमरी की मदद से होता है। ये हम लोग जब रिलेशंस बना रहे होते हैं टेबल्स के अंदर, और इस फॉर्म के अंदर हम लोग जब डाटाबेसिस को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास रिलेशनल डाटाबेसिस हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ डाटाबेसिस की टाइप्स हैं जैसे कि हायरार्किकल, नेटवर्क डाटाबेसिस वगैरह, वो जो उनसे हैं, लेकिन आप उनको थ्योरेटिकल वैसे देख लीजिएगा। एसक्यूएल के लिए जो सी चीज़ ज़्यादा मेन थी वो इधर मैंने बयान कर दी है। नेक्स्ट हम लोग कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वैसे थ्रू आउट दी होल लेक्चर मैं बयान करता आया ही हूँ, जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के जो उनसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद अपना हम लोग कह लेते हैं कोई प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए हम लोगों ने एक शॉप बनाई हुई है, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है, वो हमारा हो जाता है। वो भी हमारे पास एक डाटा बेस की रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की प्राइस एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद ऑर्डर्स जो उनसे हमारे ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, किस डेट को ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, किस कस्टमर ने ऑर्डर्स को प्लेस किया है। ई कॉमर्स स्टोर के अंदर हमारे पास कस्टमर के रिकॉर्ड्स वगैरह भी स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इधर बैंकिंग सिस्टम की भी एक एग्जांपल है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास अकाउंट्स होते हैं कस्टमर्स के, कस्टमर्स ने जो उनसे ट्रांजेक्शन्स की हैं उनका एक रिकॉर्ड हम लोगों ने रखा होता है। उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने बाकायदा टेबल्स बनाए होंगे। यानी कि उसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज एंड अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया उनको बोनसेस जो उनसे देने हैं वो सारा कुछ भी स्टोर किया जाएगा। सिमिलरली हम लोग हॉस्पिटल की भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हम लोगों ने, पुराने पेशेंट्स जो उनसे रेगुलर पेशेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर करने होते हैं। रेगुलर पेशेंट ना भी हो, वैसे भी जनरली भी कोई भी पेशेंट हमारे पास अगर एक हॉस्पिटल के अंदर आता है उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास आया था, इसको इतने चार्जेस इसके ऊपर किए गए थे, इसको ये डिजीज़ डायग्नोस किया गया था, एंड ईच एंड एवरीथिंग। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स के जो उनसे कहते हैं डॉक्टर्स का भी डाटा सारा स्टोर किया जाता है कि इस डॉक्टर ने कौन सी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका नेम क्या है, इसकी एज क्या है, ये इसकी अपॉइंटमेंट कोई है ऑलरेडी या नहीं है। अगर कोई अपॉइंटमेंट है तो दोबारा से उसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट असाइन नहीं कर सकते हम लोग, उसी डेट को, सेम डेट को अपॉइंटमेंट असाइन नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग ये सारा जो सा डाटा हम लोग स्टोर करते हैं डाटाबेसिस के अंदर ताकि हम लोगों को बाद में काम आए। आगे हम लोग अगर समरी देखें, समरी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस सिंपल चीज़ों को रिवाइज ही करना है कि डाटा क्या होता है। हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जो डाटा होता है वो हमारा इसके अंदर हम लोगों ने लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया होता है एक डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस क्या है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही हैं एक किस्म से आप कह सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डाटाबेस को अगर हम लोगों ने मैनेज करना है, उसके अंदर डाटा रिट्रीव मैनिपुलेट करना है, किसी भी तरीके से उसका डाटा डिलीट करना है, तो हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अगर हमारा डाटाबेस जो है रिलेशंस के ऊपर बिल्ड किया गया है, प्राइमरी फॉरेन कीज वाले रिलेशंस के ऊपर बिल्ड किया गया है, उसको मैनेज करने के लिए जो सा सिस्टम होता है वो RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हम लोग RDBMS के साथ ही ज़्यादा डील करेंगे। प्राइमरी फॉरेन के बेस पर हमारे जो रिलेशंस हैं, उसके अलावा हम लोग किस तरीके से इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग।
नेक्स्ट जो से इससे ऑनवर्ड हम लोग एसक्यूएल को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करेंगे कि एसक्यूएल क्यों है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और एसक्यूएल के जो उनसे क्यूरीज किस तरीके से हम लोगों ने लिखनी है, वो सारा काम नेक्स्ट किया जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।